नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिकेत और लर्न विद एबी पे आप सब लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम। मुझे पता है आप में से बहुत से लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, ये टॉपिक आप लोगों के लिए बेहद फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। होता यह है कि आईबीपीएस की तैयारी करते वक्त हम लोग सिर्फ एप्टी रीजनिंग, इंग्लिश ग्रामर और करंट अफेयर्स की तैयारी करते हैं, पर हम में से बहुत से लोगों को इंडियन बैंकिंग सिस्टम के बारे में पता ही नहीं होता। तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ ताकि स्ट्रक्चर है हमारे देश में बैंकिंग का, वो हम सब लोगों को पता चले। तो दोस्तों, हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये सबसे ऊपर है। मतलब हर देश में एक मध्यवर्ती बैंक होती है, एक सेंट्रल बैंक होती है। हमारे देश की सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस नाम से जानी जाती है। ये हमारे देश की मध्यवर्ती बैंक है, जिसे हम एपेक्स बैंक भी बोलते हैं। दोस्तों, इसे बैंकों की बैंक भी कहा जाता है क्योंकि ये हमारे देश के सभी बैंक पे अपना नियंत्रण रखती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना रिजर्व बैंकिंग एक्ट 1934 के तहत हुई थी। दोस्तों, ये जब बैंक शुरुआत हुई तब ये नेशनलाइज नहीं थी, क्योंकि तब हमारे देश में अंग्रेज़ों की सरकार थी। तब ये बैंक अंग्रेज़ों ने शुरू की थी, जो कि बाकी के बैंक्स पे कंट्रोल रख सके और देश में जितना भी पैसा जो भी प्रिंट होता है, कंट्रोल होता है, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, जो भी चीज़ें हम अगली वीडियो में ये सब चीज़ें सीखेंगे, तो उस पर कंट्रोलिंग के लिए इस बैंक की स्थापना की थी। बट 1 जनवरी 1949 को जब हमारा देश आज़ाद हो चुका था, तब हमारे गवर्नमेंट ने आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया। तब तक ये नेशनलाइज नहीं थी, बट 1 जनवरी 1949 से ये नेशनलाइज हो गई। सभी बैंक पे आरबीआई अपना कंट्रोल रखती है। आरबीआई के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके तहत सभी को ये फॉलो करनी होती है। CRR, SLR, रेपो रेट, ये सब हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। हमारे देश की जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मौद्रिक धोरण, वो आरबीआई कंट्रोल करती है। तो दोस्तों, आरबीआई के जो भी फंक्शंस है, उसका गवर्नर के फंक्शन, डिप्टी गवर्नर के फंक्शन, आरबीआई नोट कैसे इश्यूज़ करती है, उसके लिए क्या क्या करना होता है, ये सब दोस्तों हम आगे की वीडियो में डेफिनेटली पढ़ेंगे। उसके लिए आप ये चैनल सब्सक्राइब कर दो, ताकि जब भी मैं नए वीडियो बना के डालूँगा वो आपको मिलते रहे। इसके बाद 2 कैटेगरीज होती है जिसमें बैंक्स डिवाइड होती है, और वो है शेड्यूल बैंक्स एंड नॉन शेड्यूल बैंक्स। रिजर्व बैंक एक्ट के तहत शेड्यूल 2 में जो बैंक्स के नाम अवेलेबल है, जो बैंक्स आती है, उन्हें हम शेड्यूल बैंक्स कहते हैं, और जो नहीं आती है उन्हें हम नॉन शेड्यूल बैंक्स कहते हैं। हमारे देश में मोस्टली शेड्यूल बैंक्स ही है, क्योंकि जब कोई बैंक शेड्यूल बैंक्स के अंडर आती है तो उन्हें आरबीआई की तरफ से बहुत से फ़ायदे भी होते हैं। नॉन शेड्यूल बैंक हमारे देश में बहुत कम है, मोस्टली बैंक तो शेड्यूल बैंक्स ही है। तो दोस्तों, शेड्यूल बैंक्स अगेन डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। शेड्यूल बैंक्स जो भी है वो अगेन 2 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाती है। पहली है कमर्शियल बैंक्स, दूसरी है कोऑपरेटिव बैंक्स। दोस्तों, कमर्शियल बैंक्स तो वो बैंक्स होती है जो कमर्शियली अपना काम करती है, और कोऑपरेटिव वो होती है जो कोऑपरेटिव बेस पे, सहकारी बेस पे जो अपना काम करती है। उसके बारे में हम आगे डिटेल पढ़ेंगे। पहले देख लेते हैं कमर्शियल बैंक्स में कौन सी बैंक्स आती है। तो उसमें सबसे पहले है पब्लिक सेक्टर बैंक्स। दोस्तों, पब्लिक सेक्टर बैंक्स मतलब ऐसी बैंक्स होती है जिन बैंक्स में सरकार का, मतलब गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ होता है। मतलब इनडायरेक्टली हमारे देश के लोगों का पैसा लगा हुआ होता है। मतलब जिन बैंक के शेयर्स या जिन बैंक की शेयर कैपिटल 50 या उससे ज़्यादा, 51 या उससे ज़्यादा, जो भी कह सकते हैं, 50 या उससे ज़्यादा सरकार की होती है, मतलब गवर्नमेंट की होती है, उन्हें हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स कह सकते हैं, जिसे हम अपने घरेलू लैंग्वेज में गवर्नमेंट बैंक्स बोलते हैं। तो दोस्तों, पब्लिक सेक्टर जो बैंक्स हैं
अगेन 3 कैटेगरीज में डिवाइड होती है। पहली है SBI एंड इट्स एसोसिएट बैंक्स, दूसरे है नेशनलाइज बैंक, तीसरे है अदर पब्लिक सेक्टर बैंक। तो दोस्तों आओ ये 3 बैंक्स हम थोड़ा डिटेल में देखें। तो ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और जो SBI एसोसिएट्स बैंक है, इनमें और नेशनलाइज बैंक में क्या फ़र्क है? दोस्तों बहुत से लोग ये गलती कर बैठते हैं कि SBI और जो इसके एसोसिएट बैंक से ये नेशनलाइज है, मतलब इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है। पर मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, अभी तक SBI का नेशनलाइजेशन नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट में अभी तक इसका नेशनलाइजेशन नहीं किया है। दोस्तों SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी और ये जो एक्ट है SBI एक्ट, ये भी 1955 का है। दोस्तों हमारे देश में जब अंग्रेज थे तब उन्होंने इंपीरियल बैंक नामक एक बैंक स्थापन की थी 1921 में। उसी बैंक का हमने बाद में रूपांतर SBI में कर दिया है। तब से वो एज ए SBI काम कर रही है, पर उसका अब तक नेशनलाइजेशन नहीं हुआ है। दोस्तों बहुत से लोग SBI को नेशनलाइज मानते हैं, बट उसका अब तक नेशनलाइजेशन नहीं हुआ है। हाँ, वो पब्लिक सेक्टर ज़रूर है, पर वो राष्ट्रीयकरण उसका अभी तक नहीं हुआ है, ये बात प्लीज़ ध्यान रखें। वैसे हम SBI एसोसिएट देखते हैं। SBI एसोसिएट की स्थापना 1959 में हुई है। दोस्तों ये प्रिंसली स्टेट ओन बैंक का इस बैंक में रूपांतर किया गया है। अब मैं आपको बता देता हूँ प्रिंसली स्टेट ओन बैंक, ये बैंक क्या होता है। दोस्तों हमारा देश आज़ाद होने से पहले बहुत से हमारे देश में ऐसे स्टेट थे जो राजा महाराजा चलाते थे, तो उन्होंने भी अपने स्टेट में बैंक स्थापन किए थे, जो कि वो बैंक खुद वो राजा चलाते थे, मतलब उसका पूरा मैनेजमेंट वो राजा के अंडर रहता था। तो वैसे बैंक्स को प्रिंसली स्टेट ओन बैंक्स कहा जाता है। तो बाद में 1959 में कुछ जो ऐसे बैंक्स थे, तब 8 बैंक थे, तो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 8 बैंक का SBI एसोसिएट बैंक्स में उसका रूपांतर किया 1959 को, जिसे अब SBI एसोसिएट्स बैंक कहा जाता है। और ये सब SBI के सब्सिडरीज बैंक है। हाँ दोस्तों, ये सब SBI के सब्सिडरीज बैंक है। तो ये दोनों भी नेशनलाइज बैंक नहीं है और इसलिए इसको अलग कैटेगरी में डाला गया है। अब हम देखते हैं नेशनलाइज बैंक। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि SBI नेशनलाइज नहीं है, तो फिर नेशनलाइज बैंक कौन सी है? तो दोस्तों जो बैंक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत जिस बैंक की स्थापना होती है या फिर जिस बैंक का राष्ट्रीयकरण होता है, उसे हम नेशनलाइज बैंक या फिर राष्ट्रीयकृत बैंक कहते हैं। तो ये जो SBI है उसका एक्ट अलग है दोस्तों, उसका एक्ट 1955 है और ये 1949 है। अब इस एक्ट के अंडर कौन सी बैंक आती है? तो दोस्तों SBI और उसके एसोसिएट बैंक छोड़ के जो भी पब्लिक सेक्टर में बैंक्स है वो सभी इसके अंडर आती है। मतलब बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक्स, ये सब बैंक्स नेशनलाइज बैंक है और ये सब गवर्नमेंट अंडरटेकिंग होती है। इसमें से इस बैंक में 50% से ज़्यादा शेयर गवर्नमेंट का होता है दोस्तों। अभी 2014 में नई बैंक बनी थी वो IDFC बैंक दोस्तों। तब RBI ने 2 बैंक को परमिशन दी थी, लाइसेंस दिया था, IDFC बैंक एंड बंधन बैंक। बट ये याद रखें कि IDFC बैंक जो है पब्लिक सेक्टर बैंक है और जो बंधन बैंक है वो प्राइवेट सेक्टर है दोस्तों। ये है अदर पब्लिक सेक्टर बैंक। ये सिर्फ एक ही बैंक है हमारे देश में और वो है IDBI बैंक। दोस्तों ये बैंक इसीलिए अलग कैटेगरी में डाली गई है क्योंकि ये SBI और उसके एसोसिएट बैंक के अंडर भी नहीं आती, क्योंकि वो उसके एक्ट के बगैर, उसके एक्ट के बिना ही चलती है। और जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है, ये उसके एक्ट के अंडर भी नहीं आती। तो क्या हुआ, हमारे देश में पार्लियामेंट में इसके लिए एक अलग सा एक्ट बनवाया गया जिसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1964। 1964 में हमारे पार्लियामेंट में ये एक्ट पारित किया गया और इस बैंक का निर्माण किया गया। औद्योगिक विकास क्षेत्र में काम करने के लिए इस बैंक की स्थापना की गई थी, जिसे हम औद्योगिक क्षेत्र की सर्वोच्च बैंक एपेक्स बैंक भी कहते हैं। तो दोस्तों ऐसी इस बैंक की स्थापना हुई थी जो 1949 के बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और SBI एक्ट के
तहत नहीं चलती है, इसका अलग सा एक्ट है। इसलिए ना तो ये SBI एंड इट एसोसिएट बैंक्स में आती है और ना ही ये नेशनलाइज बैंक में आती है, इसलिए इसे अलग कैटेगरी में डाला गया है। तो दोस्तों आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ये तीनों जो कैटेगरी है पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, ये काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी है। तो चलो दोस्तों हम आगे बढ़ते हमारे अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों हमने देख लिया कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में कौन सी बैंक्स आती है। अगली कैटेगरी है प्राइवेट बैंक्स। तो दोस्तों जैसे हमारे देश में प्राइवेट कंपनीज़ है, ये बैंक भी उसी तरह है। इस बैंक का 50% से ज़्यादा शेयर कैपिटल जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनके पास होता है। मतलब 49% या उससे कम का शेयर कैपिटल गवर्नमेंट के पास होता है, या उससे कम रह सकता है पर ज़्यादा नहीं। अगर 50% या उससे ज़्यादा होता है तो वो बैंक पब्लिक सेक्टर मानी जाती है। सो इसमें गवर्नमेंट का शेयर कैपिटल कम रहता है। और जो प्राइवेट लोग हैं, जो बड़े बड़े हमारे देश में जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके या फिर जो भी प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनके शेयर कैपिटल यहाँ पे ज़्यादा होती है। प्राइवेट बैंक्स में जैसे कि आपको पता ही होगा, HDFC बैंक, ICICI बैंक, येस बैंक, ये सब प्राइवेट बैंक्स है। सो इसमें थर्ड टाइप है फॉरेन बैंक्स। दोस्तों जो बैंक का रजिस्ट्रेशन, मतलब जो बैंक की शुरुआत या इनकॉर्पोरेशन बोल सकते हो, फॉरेन में हुआ है, मतलब जिस बैंक का रजिस्टर ऑफिस इंडिया छोड़ के दूसरा कोई भी देश है, वो उस देश की अगर बैंक है और हमारे यहाँ मतलब हिंदुस्तान में अगर वो ब्रांच खुलती है तो उसे हम फॉरेन बैंक्स कहते हैं। ग्लोबलाइजेशन अब इतना बढ़ चुका है कि अदर देश के बैंक्स भी हमारे यहाँ ब्रांचेस ओपन कर रहे हैं। हमारे देश के पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंक भी अदर कंट्रीज़ में अपने ब्रांचेस ओपन करते हैं। हमारे देश में अभी बहुत से फॉरेन बैंक्स भी ओपन हो चुके हैं, जैसे कि सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, HSBC बैंक एक्सेट्रा। तो चलो हम अगली कैटेगरी देखते हैं। दोस्तों अगली कैटेगरी है रीजनल रूरल बैंक। जी हाँ, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ये बैंक वैसे तो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग ही होती है, मतलब इस बैंक के शेयर 50% से ज़्यादा गवर्नमेंट के पास ही होती है, बट ये पब्लिक सेक्टर नहीं होती क्योंकि इसके कुछ कारण हैं। तो दोस्तों ये रीजनल रूरल बैंक्स एक्ट 1906 के तहत इस बैंक की स्थापना की जाती है। दोस्तों ये रूरल बैंक्स हर स्टेट में होती है। ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना ही इस बैंक का उद्देश्य है, क्योंकि हमारे इंडिया में ऐसे कई जगह है, ऐसे कई क्षेत्र है जो बहुत बैकवर्ड है, जहाँ तक नेशनलाइज बैंक या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं पहुँच पाती है। तो उस क्षेत्र में बैंकिंग सिस्टम पहुँचे, बैंक लोगों तक पहुँचे, बैंक किसानों तक पहुँचे, लघु उद्योजक तक पहुँचे और अपना कर्जा दे, ज़रूरतमंद लोगों को पैसा दे, इसलिए इस बैंक की स्थापना की गई है, जो 1976 के रीजनल रूरल बैंक्स एक्ट के तहत की गई है। सो इसका जो प्रमुख, जो जिसे हम कहते हैं जो इम्पोर्टेंट उसका जो एरिया होता है वो ग्रामीण क्षेत्र, जो रूरल एरिया होता है, इसलिए उसका नाम रीजनल रूरल बैंक है। और हर स्टेट में दो तीन ऐसे होती है। दोस्तों सबसे मज़े की बात यह है कि इस बैंक का जो शेयर कैपिटल है इसमें भी 50% से ज़्यादा, भले ये पब्लिक सेक्टर की कैटेगरी के बावजूद इसकी अलग कैटेगरी बनाई गई है, पर इसमें 50% से ज़्यादा गवर्नमेंट का कैपिटल होता है। हम यहाँ पे देख सकते हैं 50% केंद्र सरकार, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का कैपिटल इसमें होता है। 15% राज्य सरकार, मतलब जिस स्टेट की वो बैंक है उस स्टेट का, उस राज्य सरकार का 15% शेयर कैपिटल इसमें होता है। और 35% पुरस्कृत बैंक, मतलब हर स्टेट में जो भी RRBs होती है उस RRB को जो भी नेशनलाइज बैंक है, जितने भी हम 19 या 20 जो भी नेशनलाइज बैंक है उनमें से एक बैंक उसे फाइनेंस करती है। मतलब बचे हुए 35% शेयर वो बैंक के होते हैं उस बैंक में। जैसे आप महाराष्ट्र में पकड़ते हो तो विदर्भ कोकण ग्रामीण बैंक, ये महाराष्ट्र में RRBs है, तो वो विदर्भ कोकण ग्रामीण बैंक की जो 35% पुरस्कृत बैंक है वो बैंक ऑफ इंडिया है। मतलब जो बचे 35% है वो शेयर बैंक ऑफ इंडिया के पास है। ऐसे हर स्टेट में हर बैंक के अलग अलग होते हैं। तो दोस्तों ये हो गई रीजनल रूरल बैंक्स की इंफॉर्मेशन। इसलिए दोस्तों रीजनल रूरल बैंक्स की जो भी रिक्रूटमेंट्स होते हैं वो जनरल IBPS के जनरल इसमें नहीं आते, वो ISNA, SBI और बैंक ऑफ एसोसिएट के एग्ज़ाम में आते हैं। इसकी अलग एग्ज़ाम होती है और उसकी पोस्टिंग भी अलग रहती है। ये ना SBI एसोसिएट बैंक्स एक्ट के अंडर आती है, ना ही नेशनलाइज बैंक उसके अंडर आती है। ये बैंक
नाबार्ड के अंदर काम करती है। नाबार्ड एक संस्था है जो एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करती है। दोस्तों, हम अगली वीडियो में नाबार्ड और बाकी सब चीज़ों के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। अब यहाँ पे सिर्फ आप ये स्ट्रक्चर समझ लो कि कैसे क्या हमारे देश में बैंकिंग स्ट्रक्चर है, कैसे क्या बैंक चलती है। तो दोस्तों, ये हो गया कमर्शियल बैंक। अब तक हमने जो भी टाइप्स देखे हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स, और उसके जो 3 बैंक्स हैं, 3 कैटेगरी है, SBI एंड एसोसिएट बैंक्स, नेशनलाइज्ड बैंक्स एंड अदर पब्लिक सेक्टर बैंक। उसके बाद हमने देखा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, उसके बाद हमने देखा फॉरेन बैंक्स, और अभी हमने देखा रीजनल रूरल बैंक। ये चारों टाइप कमर्शियल बैंक्स में आते हैं। ये कमर्शियल बैंक्स के टाइप है। अब बचा है दोस्तों कोऑपरेटिव बैंक्स। दोस्तों, कोऑपरेटिव का मतलब होता है कि जैसे कि हम कोऑपरेटिव बेस पे कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं, मतलब 4-5 लोग एक आते हैं, मतलब 8-10 लोग इकट्ठा आते हैं और कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं। उसमें सबका सेम प्रॉफिट होता है, सबका सेम लॉस होता है। ये उसी बेस पे कोऑपरेटिव बैंक्स चलती है। जैसे कि हम कोऑपरेटिव संस्था जो भी हम अब तक देखते आ रहे हैं, NGOs वगैरह जो रहते हैं, तो दोस्तों ये बैंक्स कोऑपरेटिव बेस पे स्थापन की गई है। तो आओ इसके बारे में हम डिटेल देख लेते हैं। इसके मेजर 3 कैटेगरीज हैं: स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स एंड अदर कोऑपरेटिव बैंक्स। दोस्तों, इन पर भी नाबार्ड का ही नियंत्रण होता है। ये कोऑपरेटिव बैंक्स जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स है वो हर स्टेट में होती है, और ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट का इस पर कंट्रोल होता है, जो कि उस स्टेट के जो रीजनल कोऑपरेटिव बैंक्स जो भी रहते हैं ये उन्हें कंट्रोल करती है। उसके अंडर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स आती है। मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में एक कोऑपरेटिव बैंक होती है, जैसे कि जिला मध्यवर्ती सहकारी संस्था जिसे हम बोलते हैं, वो भी इस कोऑपरेटिव बैंक्स के अंडर आती है। और अदर कोऑपरेटिव बैंक मतलब जो भी आप कोऑपरेटिव बैंक्स देखते हो अपने एरिया में, जो भी कोऑपरेटिव संस्था आप देखते हो, वो सब इन कोऑपरेटिव बैंक्स के अंडर आती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, ऐसे एजुकेशनल वीडियो आपको आगे और भी चाहिए तो प्लीज़ लर्न विद एबी ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं नए ऐसे वीडियो डालते रहूँगा तो आपको वो अपडेट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।